मोदी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, ये नारा हम पहले भी बहुत दफा सुन चुके हैं और अब ये नारा दोबारा सुनाई दे रहा है। पहले ये नारा तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ के खिलाफ लगाती थी और अब यही नारा नून लीग इमरान खान के खिलाफ लगा रही है। शायद ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हमें ऐसी लीडरशिप मिली है कि जब भी भारत से अमन या बातचीत करने का कोई मौका आता है तो हम मुल्क में गद्दारी और मुहब्बे वतन होने के सर्टिफिकेट बांटने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। ऐसे हसास मौकों पर कोशिश ये की जाती है कि खुद को सबसे बड़ा मुहब्बे वतन साबित किया जाए और दूसरों को सबसे बड़ा गद्दार करार दिया जाए। भारत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर से मुतालिक आर्टिकल 370 मंसूख करने के बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और इसके बाद भी यही तमाशा लगा रहा। होना तो यह चाहिए था कि मसला कश्मीर के हल के लिए तजावीज दी जाती, मगर ऐवान तामीरी बहस के बजाय मोदी का जो यार है, गद्दार है के नारे से गूंजता रहा। आज भी कौमी असेंबली के इजलास में मोदी का जो यार है, गद्दार है के नारे से गूंजता रहा और कौमी असेंबली के बाहर भी नून लीग हुकूमत के खिलाफ यही नारे लगाती रही। मोदी का जो यार है, गद्दार है, कश्मीर का सौदा नामंजूर, कश्मीर का सौदा नामंजूर, गद्दार है, मोदी का जो यार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है, गद्दार है। ये वही नून लीग है जो खुद इन नारों का सबसे बड़ा शिकार बनती रही है। तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में रहते हुए यही इल्जामात नून लीग के लिए इस्तेमाल करती थी, मगर नून लीग इन गलतियों से सीखने के बजाय आज यही गलतियां दोबारा दोहरा रही है। और अब तहरीक इंसाफ जो ऑपोजिशन में रहते हुए नवाज शरीफ को मोदी का यार करार देती थी, हुकूमत में आने के बाद भी नवाज शरीफ को गद्दार करार दे रही है। यही नरेंद्र मोदी जो गुजरात में मुसलमानों का कातिल था, जिसको अमेरिका में वीजा तक नहीं मिलता था, उस नरेंद्र मोदी को, उस कातिल को, जिसकी वजह से बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद हुआ, अली गिलानी 70-80 साल की उम्र में जेलें काट रहा है, उसको जो आप घर में शादियों पे बुलाते हैं, उसको जब साड़ियां देते हैं, आप पहचान ले आज कौन इस पाक झंडे के साथ खड़ा है और कौन इस मौके पे अपनी सियासत कर रहा है। मोदी के यार, मोदी के दिलदार, मोदी के शराकतदार वो आप हैं। यही वजह है कि मोदी आपकी बेटी बेगम सफदर अवान साहिबा की बेटी मेहरुन्निसा की शादी के ऊपर आया था। यार मोदी किसका हुआ? मियां नवाज शरीफ साहब का। पार्लियामेंट में भी मसला कश्मीर से मुतालिक ऑप्शंस पर गौर करने की बजाय मुकाबला ये किया जा रहा था कि कौन किसको गद्दार करार देता है। सियासी रहनुमाओं को सोचने की जरूरत है कि जो शख्स अपने ईगो को साइड पर रखकर अमन खरीदने की कोशिश करता है, क्या ऐसे अमल को अप्रिशिएट करने की जरूरत है या ऐसे अमल को गद्दारी करार देने की जरूरत है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब भी मौजूद हैं और हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा। जुबैर साहब, आप लोगों ने तो भुगता है, आप इसका शिकार रहे, विक्टिम रहे, यही सियासत आपके खिलाफ होती रही जब आप लोगों ने इंडिया से अमन करने की बात की, इंडिया से बातचीत करने की बात की, लेकिन आप लोगों ने भी सबक नहीं सीखा। आज अगर तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने उनसे अमन करने की बात की है, हम चाहते हैं कि उनसे ताल्लुकात हो, बातचीत हो, तो आपकी लीडरशिप भी यही नारे लगा रही है उनके खिलाफ। फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि इस वक्त इशू एट हैंड है कश्मीर में जो इंडिया ने एक्शन किया है आर्टिकल 370 को रिपील करने का। अब इसमें अगर आप सीक्वेंस देखें कि जी मोदी साहब ने कंसिस्टेंटली इलेक्शन से पहले ये कहा, मैनिफेस्टो में भी डाला कि मैं आर्टिकल 370 कश्मीर का रिपील कर दूंगा। उसके बावजूद और मोदी के पिछले 5 साल की जो एंटी पाकिस्तान बायस है, उसके बावजूद इमरान खान सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि वैसे ही अनडिप्लोमेटिक होता है कि आप किसी दूसरे कंट्री के इलेक्शन में अपनी प्रेफरेंसेस पब्लिक करें, आप ये कह रहे हैं कि ये कश्मीर का रिजॉल्व अगर होना है तो मोदी को जीतना होगा। मोदी कह रहे हैं कि मैं 370 रिपील करूंगा। सो इफ दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर जो इमरान खान चाहता था बेस्ड ऑन द कमिटमेंट ऑफ मोदी, तो मेरा ख्याल है ये तो जेन्युइन क्वेश्चन बनता है। लेकिन जुबैर साहब, बात सिर्फ आज की नहीं है, सारी मिसालें जो पार्लियामेंट में दी गई, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हो या किसी और की तरफ से, वो यही है कि आप सुन लीजिए ना कि पुलवामा के इंसिडेंट के बाद आप उनको कॉल्स करते रहे, आपने उनका पायलट छोड़ दिया, ये सारी जब बहस होती रही तो आप उनकी स्ट्रेटजी पे तनकीद कर सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप उनकी स्ट्रेटजी पे तनकीद करें, लेकिन क्या गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना जरूरी है? ये वही काम ये पीटीआई करती थी, उन पर भी हम तनकीद करते थे, आज आप लोग वही काम कर रहे हैं। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं गद्दारी का सर्टिफिकेट किसी को नहीं बांटना चाहिए, सब पाकिस्तानी है, सब मुहिब वतन पाकिस्तानी है, स्ट्रेटजी का डिफरेंस, बट ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है ये। और दूसरा ये क्वेश्चन जो फखर इमाम साहब ने नदीम मलिक के प्रोग्राम में मेरे सामने कहा कि जिस दिन रिपील हुआ है उससे पहले हुकूमत पाकिस्तान को पता था, तो
कहां पता चला था, किसने बताया था, और क्यों कोई प्रीएम्प्टिव एक्शन नहीं लिया गया था? दिस इज क्रिमिनलिटी, दिस इज, मैं गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा, लेकिन इन क्वेश्चंस के जवाब तो देने या नहीं देने? आप जो बात कर रहे हैं उसका जवाब बिल्कुल आना चाहिए। इस पर तो मैं कह रहा हूं कि 100 मर्तबा आप बहस करें। ये तो अच्छी बात है कि काउंटर आर्ग्यूमेंट सामने आ रहा है, आप लोग डिस्कस करें कि क्या ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास मौजूद है। लेकिन जब आप ये नारे लगाते हैं कि ये शख्स गद्दार है, ये मोदी का यार है, तो इसका मतलब आप तो फिर डिबेट को ही एक ब्लॉक लगा रहे हैं ना। आप तो चाह रहे हैं कि डिबेट ही ना हो। तो आपकी लीडरशिप ने आज ये किया है, ये मतलब आप जैसी नारे का मैं सिर्फ एक पोर्शन यूज करूंगा। यार गद्दारी का तो मैंने आपको कहा है, मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ, आई एम द लास्ट पर्सन कि किसी को सर्टिफिकेट बांटू कि ये गद्दार है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान से कोई गद्दारी कर सकता है। लेकिन क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है, बॉर्डरिंग ऑन ऑन व्हाटएवर यू से, कि इसका जवाब हमें बिल्कुल आराम से, अभी फिरदौस आशिक अवान बैठी है ना, इन दोनों चीजों का बड़े आराम से जवाब देते, बट शी विल नेवर, वो जवाब ही नहीं देंगी, वो चली जाएंगी। 2016 में शादी पर आए तो सर, अगर मेरा मौजू ये होता तो मैं जरूर उनसे जवाब मांगता, लेकिन इस वक्त मैं इस इशू पे बात कर रहा हूं कि दोनों जमातें, और फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद है। फिरदौस साहबा, जब ऑपोजिशन में थे आप लोग तब इल्जाम लगाया नून लीग के ऊपर कि ये मोदी का यार है, गद्दार है। आज आप हुकूमत में है तो भी यही इल्जाम लगा रहे हैं। आज ऑपोजिशन भी इमरान खान पे मोदी का यार, गद्दार होने का इल्जाम लगा रही है। इस सियासत से हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? हम इस वक्त ये डिस्कस क्यों नहीं कर सकते कि क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, बजाय इसके कि हर सियासी रहनुमा कोशिश करे कि अपने आप को मुहिब्बे वतन साबित करूं और दूसरे को गद्दार साबित करूं? देखिए शहजाद, पहली बात तो ये है कि एक है आपके सियासी पॉइंट स्कोरिंग और एक है ज़मीनी हकायक। सियासी पॉइंट स्कोरिंग में एक दूसरे को ब्लेम गेम जब से पाकिस्तान बना ये चलती रही है। एक आपका ज़मीनी हकायक है कि पॉलिटिकल लीडरशिप में किसका क्या नैरेटिव रहा। तो क्या मेरे भाई बता सकेंगे कि क्या मोदी के साथ या वाजपेयी के साथ या ओवरऑल हिंदुस्तान के साथ और जाती उमरा के साथ जो इनका ताल्लुक और रिश्ता है, ये जो पाकिस्तान का नाम लिखना जहाँ रहते हैं रहायशा है, उसको जाती उमरा का नाम दिया गया है। हिंदुस्तान के साथ इनके ये नेचुरल है। शहजाद जहाँ इंसान रहता है, बचपन गुजारा होता है, उस मट्टी के साथ उसको प्यार होता है। तो चूंकि ये वहाँ से जब माइग्रेट तो कर आए, लेकिन रूह उधर छोड़ आए, और आज भी वो रूह जो है वहाँ। फिरदौस आशिक अवान साहबा, आप क्या बातें कर रही हैं? लाखों लोगों ने माइग्रेट किया था, आज वो पाकिस्तान को पाकिस्तान अपना मुल्क तस्वर करते हैं। ये तो आप के साथ खड़े हुए हैं। मैं हैरान हूँ आप ये बात कर रही हैं। आप तो सारे जो लोग माइग्रेट करके आ रही है वही तकरीरें जिस किस्म की तकरीर ज़रदारी साहब ने की थी और आपके इत्तेहादियों ने एहतजाज किया उस पर। आप उसको जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, मुझे बता दें कि जो माइग्रेट करके आए उनमें से किसने अपने उस देहात के नाम पे अपना घर उसके दरो दीवार की टाइटल दिया, और जाती उमरा कहाँ का टाइटल है पूछ लें इनसे। मैंने तो नहीं उसका नाम टाइटल फिरदौस आशिक अवान साहबा, जब आप लोग ऑपोजिशन में थे तो आप लोग ये कहते थे कि ये मोदी के यार गद्दार है, लेकिन जब आप हुकूमत में आए फिर आप जरूर बोले। मुझे पता है आपने इनका बयान सुना, मेरा हक है कि आप उसका जवाब लें। देखिए क्या ये कौन कोई हकायक को जुटला सकता है कि सबसे ज्यादा एक रियासती दहशत गर्दी के अंदर मुलव्वस शख्स जो बुचर ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता था, जो बाबरी मस्जिद के हमले में मुलव्वस था, और जो जिसका जाना पहचाना दहशत गर्दी का चेहरा था, एक प्राइवेट फंक्शन में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के घर आके पगड़ियों का तबादला करता है और आपके किसी प्रोटोकॉल नाम का वो पाँव तले रूंढता है। और किसी जगह पे भी आपने पाकिस्तान के वो डिप्लोमेटिक जो आपके कुछ सेट स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं करते। हमें ये इतराज नहीं है कि इनका उनसे ताल्लुक क्यों है, हमें ये है कि कुलभूषण यादव एक दहशतगर्द है। मेरी बात सुन लीजिए फिरदौस आशिक अवान साहबा, जब आप लोग ऑपोजिशन में थे उस वक्त, जब ऑपोजिशन में थे उस वक्त तो आप ये बातें करते थे, लेकिन अब हुकूमत में आने के बाद तो आपको पता चल गया है ना कि डिप्लोमेसी करनी पड़ती है। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने खुद बार बार कॉल किया, वो जवाब नहीं देते, मैंने उनको मैसेजेस किए, मैंने उनको चिट्ठी लिखी, मैंने उनको खत लिखे।
ये करना पड़ता है। वो शख्स इस वक्त इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है और इसमें आपको अप्रिशिएट किया गया, आपको अप्रिशिएट किया गया कि इमरान खान साहब एक जंगी माहौल में, इमरान खान साहब एक जंगी माहौल में, सुन तो लीजिए कि इमरान खान साहब एक जंगी माहौल में अमन का पैगाम दे रहे हैं, बातचीत का पैगाम दे रहे हैं, पूरी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया। और यही कोशिश अगर नवाज शरीफ साहब कर रहे थे तो आप उनको मोदी का यार कह देते हैं। मतलब कम से कम इससे तो बाहर निकला जा सकता है। आप स्ट्रेटजी पे तनकीद कीजिए, आप कीजिए स्ट्रेटजी पे तनकीद। जी, मुझे सिर्फ ये बता दें कि एक है आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी होनी चाहिए, हमसाया मुल्क है, उसके साथ अमन की ख्वाहिश रखनी चाहिए, अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए, और उस ख्वाहिश को पगड़ियों के तबादले में तब्दील होना चाहिए। क्या उस ख्वाहिश को साड़ियों के तबादले की नजर होना चाहिए? क्या उस ख्वाहिश की आड़ में एक रंगे हाथों पकड़े जाने वाला हाजल सर्विस नेवी का ऑफिसर, उसको दहशतगर्द कहते हुए जबान क्यों शर्माती है? क्यों हम यूएन के अंदर वहाँ उसको दहशतगर्द कह के नहीं पुकार सके? क्यों हम जो है 3 साल पाकिस्तान का ना होने की वजह से, आपको पता है कि 8-9 माह में जब इमरान खान साहब वजीर आजम बन चुके हैं तो 8-9 माह ये सवाल होता रहा कि आप ऑपोजिशन में थे तो आप कुलभूषण यादव को दहशतगर्द कहते थे, अब नहीं कहते। मतलब ये सवालों से तो मैं आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, खासतौर पे इस हसास मामले में। और मैं तो दोनों को कह रहा हूं, मैं जुबैर साहब को भी कहा, इनकी जमात तो एक मैच्योर जमात है, कई मरतबा ऑपोजिशन में रह चुके हैं, कई मरतबा हुकूमत में रह चुके हैं। ये साइकिल को रोकना मेरे ख्याल से इनकी जिम्मेदारी थी। आज इनको ये नहीं करना चाहिए था कि मोदी का यार है, गद्दार है, इन्होंने किया, लेकिन उसका जवाब आपने भी दिया। और आपको इसलिए नहीं देना चाहिए था क्योंकि अब आप हुकूमत में है, कल को आपको फिर बातचीत करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आप क्या कहेंगे, क्या मोदी के यार से बात कर रहे हैं? मुझे ये बताएं कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी का क्राइटेरिया क्या है? पॉलिटिकल मैच्योरिटी का नाम अगर नस्ल दर नस्ल सियासी विरासत का इंतकाल है और मोरूसी खानदान के अंदर पंचायत से ओहदे बांटना है और एक ही खानदान की हुक्मरानी का नाम अगर मैच्योरिटी है, तो ऐसी मैच्योरिटी पाकिस्तान को नहीं चाहिए। और हमें वो पीटीआई पॉलिटिकल इमेच्योरिटी रहने दें जहाँ पे खानदानी मरूसी सियासत का कोई वजूद नहीं है। दूसरी मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि जब दुनिया हमारी तरफ देख रही है, इस वक्त नेशनल काज हमारा कौमी इशू जो है वो कश्मीर इशू है, और उस कश्मीर इशू के साथ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में और मकबूजा वादी में और आजाद कश्मीर में बैठा कश्मीरी जो है पाकिस्तानी की आदत की तरफ देख रहा है। और हमें अपने सियासी इख्तलाफात सारे जो हमारे गिले शिकवे बयानिए सियासी पॉइंट स्कोरिंग इनके साथ है, जो इनकी हमारे साथ है, उसको एक तरफ छोड़ देते हैं। मैं तो बस इस मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन रखता हूं फिरदौस आशिक अवान साहिबा कि आपको पता है आपका लीडर इस मुल्क का वजीर आजम इमरान खान अपना ईगो साइड पर रखकर अमन खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे शख्स को आप गद्दार नहीं कह सकते। और यही काम अगर नवाज शरीफ साहब कह रहे थे, उनकी आप स्ट्रेटेजी पे तनकीद करें, लेकिन आप उनको गद्दार ना कहें। दोनों के लिए ये होना चाहिए। शहजाद, एक फर्क मैं बता दूं, अभी इसी डिस्कोर्स में आपके प्रोग्राम में मैंने बिल्कुल ओपनली कहा कि मैं किसी दैट इज द डिफरेंस। आपको देखना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए कि अभी भी वो हमें गद्दारी कह रही है इस टीवी प्रोग्राम में बैठ। फिरदौस आशिक अवान साहब, अब आप भी बड़े दिल का मुजाहरा करें और ये कह दें कि किसी सियासी रहनुमा को दूसरे सियासी रहनुमा की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। उसको सुने वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बयानियां दे रहे हैं जुबैर साहब, उनकी जुबान को भी कोई लगाम दे लेना। वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, उनको भी ये नहीं देता कि वो इमरान खान के हवाले से इस किस्म की गुफ्तगू करें। ये है पीटीआई एट इट्स वेरी बेस्ट। ये हर एक को गद्दारी का सर्टिफिकेट देते, आज भी बैठ के इस टीवी प्रोग्राम में हमें गद्दार कह रही हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जुबैर साहब कम से कम कह रहे हैं कि उनकी लीडरशिप ने भी अगर ये किया है तो गलत किया है। आप भी समझती हैं कि ये बंद होना चाहिए, कम से कम ये गद्दारी के सर्टिफिकेट ना बांटे जाए? ये इनकी हिम्मत नहीं है ये कहने की, मेरी हिम्मत है, मैं कह सकता हूं। जुड़े हैं इमरान खान ने क्या ऐसा अमल किया है? कौन सी कोई ऐसा अमल नहीं किया इंडिया में जाके, कोई ऐसा अमल नहीं किया। आप सही कह रही है, कोई ऐसा अमल नहीं किया। पाकिस्तान के रेमिटेंसेस इंडिया भेज दिए कारोबार करने के लिए। सचिन जिंदाल को इमरान खान ने बुला के
अगर आप समझती हैं कि नून लीग ने कारोबार की वजह से और नवाज शरीफ साहब ने अपने कारोबार की वजह से ये किया है, तो अब आप हुकूमत में हैं, आप उसको बिल्कुल इन्वेस्टिगेट कीजिए कि क्या वो कौमी मफाद में कर रहे थे या अपने कारोबार की वजह से कर रहे थे। आप हुकूमत में हैं और आप ये कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इन्वेस्टिगेट हो रहा है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है और उसी इन्वेस्टिगेशन के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब और मोहम्मद जुबैर। सियासी मैच्योरिटी की जरूरत है, नून लीग को आज ये नहीं करना चाहिए था। नून लीग कई मरतबा अपोजिशन में रह चुकी है, पहले भी ये भुगत चुकी है, पहले ये कर भी चुकी है। इस मरतबा शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा था क्योंकि खुद वो इसका विक्टिम रहे हैं, ऐसी हरकत नहीं होगी। लेकिन आज हमने देखा कि उनकी लीडरशिप मौजूद थी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे। और अब पीटीआई जो कि हुकूमत में आ चुकी है, जिनको पता है कि आगे भी डिप्लोमेसी करनी पड़ सकती है, आगे भी इंडिया से बात करनी पड़ सकती है, फिर भी आज वो नून लीग को, नवाज शरीफ को मोदी का यार और गद्दार गद्दार के नारे लगा रहे थे।